Good morning, good morning. Good morning, all of you. अभी ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो आ रहा है क्या सभी को? आप कंफर्म कर दें फिर हम आगे बढ़े। My voice is audible or not? ऑडियो सभी को क्लियर है? कोई इको तो नहीं हो रहा वॉइस में? ओके। अब हम आज का सेशन शुरू करें। टॉपिक है हमारा आईपी, वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज। ये हमारा टॉपिक है, प्री मेंस दोनों में कॉमन। अब हम सबसे पहले हम बात करें, ओके, सबसे पहले हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल मतलब क्या है? जो आपकी बौद्धिक क्षमता से आया। इंटेलेक्चुअल मीनिंग इज व्हाट? जो आपके माइंड ने, जो आपकी क्रिएटिविटी आपके माइंड ने आपको दिया। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक बात बताओ, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, कोई लैंड परचेज की, आपका कोई बिल्डिंग है या आपका कोई गोल्ड है, ये आपकी कैसी प्रॉपर्टीज हैं? ये टेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं। टेंजिबल मतलब फिजिकल है, आपको दिख रही है सामने। ये जो प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, गोल्ड है, ये आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको सामने नजर आ रही हैं, फिजिकल फॉर्म में आपको दिख रही हैं, टेंजिबल। तो जब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन प्रॉपर्टी को कोई और हथियार ना ले, हड़प ना ले, चोरी कर ले। जैसे लैंड है तो लैंड के लिए आप रजिस्ट्री कराते हैं, पेपर वर्क कराते हैं कि आप उसके मालिक हैं, आप उसके ओनर हैं, ये रजिस्टर्ड हो जाए गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में, ये रजिस्टर्ड हो जाए कि आप ही की प्रॉपर्टी है, आप ही उसके ओनर हैं। या कोई कमर्शियल शॉप है, ऐसे ही कार आप परचेज करते हैं तो कार के भी पेपर कराते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, उसमें क्लियर हो जाता है कि आप उसके ओनर हैं। गवर्नमेंट के डाटा में वो बात चढ़ गई, ऐड हो गई। तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका मनी वगैरह इन्वॉल्व है। अगर वो चोरी हो जाए, कोई हथियार ले, हड़प ले, तो आपको तो बहुत मेजर लॉस हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी तो है, जो हम अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने इंटेलेक्चुअल के द्वारा जो हम चीजें प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत मेहनत करके कोई मूवी बनाई, आपने कोई म्यूजिक क्रिएट किया, आपने कोई बुक लिखी, आपने अपना कोई फोटोग्राफी का वर्क किया जिसमें आपने बहुत टाइम लगा दिया था। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक पैंथर इंडिया में बहुत रेयर है और आपने 10 इयर्स लगा दिए उसकी इमेज क्लिक करने के लिए, बहुत एफर्ट किया आपने, पैसा भी लगाया, समय भी लगाया, ठीक है। प्लस आपका पूरा फोकस उस काम के ऊपर था। आपने कोई मूवी बनाई, कोई म्यूजिक बनाया, कोई बुक बनाई, कोई फोटोग्राफी बनाया, आपने बहुत मेहनत करके कोई कार का डिजाइन प्रिपेयर किया, या कोई आर्किटेक्चर आपने प्लान किया, या आपने कोई शू का ऐसा डिजाइन बनाया जो इससे पहले नहीं दिख रहा था, या आपने कोई प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस क्रिएट किया है, या आपने कोई मेडिसिन, आपने कोई मेडिसिन का फार्मूला बनाया है। तो आपने बहुत एफर्ट करके इस तरह की कुछ चीजें बनाई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने इस तरह की कोई चीजें बनाई और मैं आया, मैंने सीधे सीधे आपकी मूवी को आपको इन्फॉर्म किए बिना ही एज इट इज कॉपी कर लिया। जिस चीज को आपने बनाने में 5 इयर्स लगा दिए, मैंने 2 मंथ के अंदर कॉपी करके रिलीज कर दिया और मुझे बेनिफिट मिल गया शॉर्ट टर्म में। बहुत मिनिमम वर्क करके मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल गया जो ओरिजिनली आपका वर्क था। चाहे कोई मूवी हो, कोई म्यूजिक, कई बार देखते हो ना कोर्ट केस हो जाते हैं। जैसे कंतारा मूवी में एक जो उसका एक वो थीम टाइप का था, सॉन्ग जो था, केरल के एक बैंड ने केस कर दिया कि ये तो हमारा अपना है, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। कई बार आप देखते हैं मूवी को लेकर, मूवी के नेम को लेकर, या कभी लोगो को लेकर, किसी ब्रांड को लेकर, आए दिन कोर्ट में केस होते रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तक लड़ती रहती हैं उनको लेकर।
तो ये आपका जो इंटेलेक्चुअल है, आपका जो माइंड है, उसने जो चीजें क्रिएट की हैं वो भी तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने खुद बनाया है। आपने खुद बनाया तो ये भी तो आपकी प्रॉपर्टी है, क्या इसको भी प्रोटेक्ट होना चाहिए? जैसे कोई आपकी कार चोरी कर ले, कोई प्रॉपर्टी चोरी कर ले, कोई गोल्ड चोरी कर ले, आप उनको ऑफिशियल एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं। गोल्ड के लिए भी आजकल एक रिसिप्ट वगैरह आपको मिलता है। गोल्ड बॉन्ड भी आजकल बैंक में अवेलेबल होते हैं, गोल्ड बॉन्ड भी प्रॉपर पेपर वर्क होता है। मैं जो ज्वेलर के यहाँ से 2 नंबर में गोल्ड खरीदते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब टेंजिबल प्रॉपर्टीज जो विजिबल हैं वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं। पर जो आपके इंटेलेक्चुअल ने, जो आपके माइंड ने क्रिएट किया है और बहुत एफर्ट लगा आपको, ओरिजिनली आपका है, ओरिजिनली आपका है, तो इसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि नहीं? अब आपने अपनी कोई मूवी बनाई जहां, और जो बहुत पॉपुलर हो रही है, आपकी मूवी आते ही 2 मंथ बाद किसी ने सेम नेम से सेम डाटा कॉपी कर दिया, तो वो ठीक नहीं। पायरेसी वगैरह कई बार होती है, तो मेन कंपनी क्या करती है? केस कर देती है कि ये ओरिजिनली हमारा वर्क है और इसको पायरेसी कर दिया, इससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, ये मनी हमें मिलनी चाहिए, ये हमारा किया हुआ वर्क है, हमारे इंटेलेक्ट के द्वारा ये तैयार किया गया है, और पायरेसी करके ये हमारी चीज को बेच रहे हैं। ऑक्सफोर्ड कंपनी की बुक, कोर्ट में केस हो गया कि फोटोकॉपी वाले ने स्कैन कर करके बच्चों को 50-60 रुपीज में बेचना शुरू कर दिया। ऑक्सफोर्ड कंपनी ने केस कर दिया, इंडिया का ये मामला है। ऑक्सफोर्ड ने केस कर दिया कि ये तो हमारी बुक है, इसको फोटोकॉपी करके ये बेच दे रहा है, हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, ये हमारी बेस्ट सेलिंग बुक है। ये तो आए दिन आप देखते फोटोकॉपी की दुकान पे। पर हर कंपनी हर जगह तो केस नहीं कर सकती, जो नजर में आ जाते हैं उन पे केस हो जाते हैं। एक इशू हुआ था कोका कोला और बिस्लरी का, वो माजा कंपनी के ब्रांड को लेकर एक इशू हुआ था, कोर्ट में चला गया था मामला। बिस्लरी ने कोका कोला को माजा वाला ब्रांड बेच दिया था, और बेचने के बाद तुर्की में वो उसको बेच रहे थे, और कोका कोला ने कहा कि ये ब्रांड ने आपने हमको बेच दिया है, और फिर आप तुर्की में कैसे सेल कर रहे हो? तो माजा ने बोला कि तुर्की वाले के राइट्स मैंने आपको नहीं बेचे हैं, तुर्की में हम सेल कर सकते, मामला कोर्ट में चला गया। इसी तरीके से कई सारे इशू, जैसे लोगों को लेकर लड़ाई होती है। अब एक ब्रांड है, मान लो जॉकी, लोकल मार्केट में आप देखोगे जूकी नाम से बिक रहा है, या कोका कोला लिखा है, कोला की स्पेलिंग को चेंज करके, अब हर कोई तो पढ़ता नहीं ध्यान से, वही कलर वही उसी तरह का मार्क बना देंगे, और स्पेलिंग एक आध चेंज कर दी या हल्का सा कोई मॉडिफिकेशन कर दिया। या एप्पल कंपनी का लोगो है, वो उसका ट्रेडमार्क सिंबल है, एप्पल कंपनी का जो लोगो बना हुआ है, ऐसे एप्पल थोड़ा सा गायब जो है, वो उसका अपना ट्रेडमार्क सिंबल है। अब कोई कट इधर से बना दे एप्पल में, तो एप्पल का ही लोगो बना दे और कट इस तरफ से कर दे, तो वो उसकी ब्रांड वैल्यू, उसके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। जो उसकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी, ब्रांड वैल्यू इतने ईयर्स में तैयार हुई है, कोई आया और उसने रातों रात उसको कॉपी कर दिया। और अगर 10% भी गलती से लोग खरीद लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी के बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू को डायल्यूट कर रहे हैं। कई बार आप कहते हो कि सर मैं ना सैमसंग का फोन लेने वाला हूं, और मैं शोरूम से ही लूंगा, किसी लोकल शॉप से मैं नहीं लूंगा। इंडिया में तो बहुत कॉमन है, आपको हमेशा इंडिया में जब आप लोकल शॉप से खरीदते हो, आपको डाउट रहता है कि पूछते हो आप, कई बार आपने ध्यान दिया हो, आप पूछते हो सर ये ओरिजिनल है। क्यों पूछते हो ऐसा कि ओरिजिनल है कि नहीं? क्योंकि आपको डाउट है कि डुप्लीकेसी बहुत होती है। स्पोर्ट्स वगैरह के गुड्स मेरठ वेरठ में आप देखोगे डुप्लीकेसी बहुत होती है। एडिडास, रीबॉक, लोकल मार्केट में आप जाओगे कितने सारे उसी नाम से लोकल बेच रहे हैं। तो जो कंपनी के नजर में आते हैं, उनके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, कंपनी केस कर देती है। तो आए दिन इस तरह के मामले आते रहते हैं। ये सब का सब जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सब का सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, कि किसी कंपनी ने बहुत साल की मेहनत करके कोई ब्रांड तैयार किया है, और रातों रात आकर कोई कॉपी कर ले, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कल आप लोगों को एक पीडीएफ दी थी मैंने, आज मैं उसको अपडेट करके शेयर कर दूंगा आपको, फिर से थोड़ा सा और ऐड कर दिया है मैंने उसमें। तो टोटल 3 पीडीएफ लास्ट तक आपको मिल जाएंगी, सारा डाटा उसमें ऑलरेडी मैं आपको दे दूंगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा यहाँ वहां आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ ऑलरेडी आपके फोल्डर में पड़ जाएगी। कल वाली जो पीडीएफ है उसको मैंने और इंप्रूव कर दिया और अपडेट कर दिया है डाटा, कि कोई छोटा सा पॉइंट भी रहे नहीं, और क्लैरिटी आपको और बढ़ जाए। तो पूरा समझा तो मैं रहा ही हूँ, लिखित में भी सब मिल जाएगा, पीडीएफ सब फोल्डर में अपलोड हो जाएगी। कल वाली पीडीएफ को और भी मैंने कुछ इंप्रूव कर दिया है डाटा, अभी उसको भी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आपको।
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो तरह की बात आ गई। इसका मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी होती है, टेंजिबल या इनटेंजिबल? एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो टेंजिबल चीजों की बात करते हैं या इंटेंजिबल के लिए बात करते हैं। टेंजिबल का मतलब है फिजिकल एंटिटी, फिजिकल एंटिटी। फिजिकल एंटिटी का मतलब क्या, जो सामने दिख रहा है, आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो उसको। तो टेंजिबल है फिजिकल एंटिटी जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं, सामने विजिबल है। पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये विजिबल तो नहीं है, ये विजिबल तो नहीं है, ये बेसिकली इनटेंजिबल एंटिटी है। इनटेंजिबल, नॉट फिजिकल। इनटेंजिबल मीन्स नॉट फिजिकल। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स जो आपके माइंड ने कुछ प्रिपेयर किया है, आपका ओरिजिनली अपना, आपके माइंड ने कोई चीज प्रिपेयर की है जो ओरिजिनली आपका खुद का है, कोई और उसको कॉपी ना कर ले, कोई और उसको चोरी ना कर ले, तो आप क्या करोगे, अपनी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे। जैसे आप प्रॉपर्टी या कार वगैरह का रजिस्ट्रेशन कराते हो कि आप उसके ओनर हो, ये प्रूव हो जाए, उसी तरह से आपका कोई ओरिजिनल वर्क है तो आपका ओरिजिनल वर्क है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोर्ट में कैसे चले जाओगे, कोर्ट में जब जाओगे तो आप बताओगे ना भाई ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, प्रूव कैसे करोगे, आप कहोगे सर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में देखो ये रजिस्ट्रेशन है मेरे नाम से। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, आपने कोई वैक्सीन बनाया है, आपने वैक्सीन बनाया और आपको उसका पेटेंट मिल गया है, आपने अप्लाई किया था, डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर लिया, आप ही उसके ओनर है, आप ही ने उसको बनाया है, प्रूव हो गया, तो आपको पेटेंट दे दिया। अब कोई और अगर उसी चीज को क्लेम करेगा तो आप कोर्ट में चले जाओगे कि साहब ये पेटेंट तो मेरा है, गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट में देखिए प्रॉपर सब लिखा रहेगा उसमें। ठीक ऐसे ट्रेडमार्क के केस में रजिस्ट्रेशन होता है, लोगो वगैरह जो रजिस्टर्ड होते हैं, ब्रांड नेम है, लोगो है, ये सब भी रजिस्टर्ड होते हैं। अगर कोई सेम उससे कॉपी कर रहा है या आपके ब्रांड की इमेज को डाइल्यूट कर रहा है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब इनटेंजिबल चीजों पर अप्लाई होती है, जो कि फिजिकल एंटिटी नहीं है, विजिबल नहीं है, पर आपका एफर्ट इनमें लगा है, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड, आपकी क्रिएटिविटी से ये चीजें तैयार हुई हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लाइक अलग अलग चीजों में अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटेगरी में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि बुक्स के ऊपर लिटरेरी वर्क है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, ये सब आते हैं कॉपीराइट के दायरे में। ध्यान से सुनो, अभी कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, प्रॉपर मैंने सब लिखा के बना दिया है, प्रॉपर पीडीएफ डेवलप कर दी है, सिर्फ सुनिए ध्यान से, क्योंकि समझोगे नहीं तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स, ये विजिबल नहीं है, फिजिकल नहीं है, आप इनको छू कर देख नहीं सकते, पर इनमें आपका एफर्ट लगा है, आपका मनी इन्वॉल्व है, आप इससे कुछ कमा रहे थे, कोई और कॉपी करके या चोरी करके अगर इस चीज को बेच रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है, आप कोर्ट में जाकर इसको केस कर सकते हैं। हर कंट्री के अपने अपने लॉ हैं, इसके लिए नेशनल इंटरनेशनल लॉ दोनों बने हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए नेशनल इंटरनेशनल दोनों लॉ हैं। अगर आपकी चीज दूसरे कंट्री में गड़बड़ कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, जैसे बिस्लरी का मामला, बिस्लरी इंडियन कंपनी है, कोका कोला बाहर की कंपनी, तो बिस्लरी का मामला तुर्की में जो था, कोर्ट केस हो गया, कोर्ट केस हुआ, तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह के लॉ अवेलेबल हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बड़ा मुद्दा है, और समय के साथ जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, दुनिया में टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इनोवेशन बढ़ रहे हैं, लोग इसके प्रति और अवेयर होना जरूरी है। और खासकर इंजीनियरिंग वगैरह वालों को, साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इन चीजों में जो लोग जुड़े हैं, उनको तो उसके बारे में बेसिक अवेयरनेस होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में स्टार्टअप कल्चर वगैरह बढ़ रहा है, इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर आप देखोगे इन्हीं चीजों के पीछे लड़ाई, और आगे जाकर क्या अभी से हो रही है, जैसे कई बार आप देखते हो नेम के पीछे लड़ाई हो रही है, लोगों के पीछे कंपनी लड़ाई कर रही है, कार के डिजाइन को लेकर लड़ाई हो रही है, कि थार जो जीप है, थार जो गाड़ी है, उसने आगे का जो मॉडल है जीप रैंगलर को कॉपी कर लिया, आगे की शेप उसने जीप रैंगलर से उठा ली, कोर्ट केस। तो जो कार की डिजाइन को लेकर, इवन कपड़ों के ऊपर डिजाइनिंग को लेकर कि ये हमारा पेटेंट है, ये हमारा लोगो है, अब नाइक का सिंबल ऐसे टिक का सिंबल बना हुआ है, एज इट इज कोई कॉपी कर ले तो कोर्ट केस हो जाएगा, पहले भी हुए हैं, क्योंकि कंपनीज को काफी नुकसान होता है इन चीजों से, उनकी ब्रांड इमेज खराब होती है, प्लस नुकसान होता है। अब आप लोकल शॉप से सैमसंग का मोबाइल ले आए
और 15 डेज में वो खराब हो गया। अब लोकल शॉप से जो आपने लिया था वो पायरेटेड था, लोकल था, ऊपर बस टैग लगा दिया और 15 डेज में खराब हो गया, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप सोचोगे यार सैमसंग कंपनी बेकार है। शोरूम में जाओगे वो बता देगा पायरेटेड है, ये हमारे सीरियल नंबर से मैच नहीं कर रहा। ऐसे टीवी भी आजकल मार्केट में मिल जाते हैं। आजकल आप देखोगे टीवी असेंबल करके उस पर सैमसंग का लोगो लगा के बेच दे रहे हैं लोग। सैमसंग का टीवी आ रहा है 50,000 का, नकली लोगो लगा के 10,000 में बेच दे रहे हैं। इंडिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कॉमनली मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब अगर लोकल, इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं शोरूम से परचेज करेंगे कि ये इनका ऑथोराइज शोरूम है या ये इनका ऑथोराइज डीलर है, कंपनी का ही रजिस्टर्ड है, हम इसके यहां से परचेज करेंगे। ऑथेंटिसिटी एक वर्ड आ गया है ना, यहां पर एक वर्ड आ गया ऑथेंटिसिटी। तो ब्रांड की ऑथेंटिसिटी होती है, कुछ ओरिजिनलिटी होती है, उसको मेंटेन करना, क्योंकि इनकी चोरी करके कंपनी को होता है नुकसान। तो कंपनी इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के रखती है और कोर्ट में केस कर देती है अगर ये वायलेट होते हैं। अब अगर आपने कोई चीज बना ली है और आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, नेक्स्ट डे ही कोई दूसरा कर लेगा तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, उल्टा आपके ऊपर केस कर देगा अगर आप काम करोगे। आपने कोई रिसर्च की और मैं आपका दोस्त हूं, आपने मुझे बता दी, आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते, पेटेंट वगैरह के लिए अप्लाई करते, उससे पहले मैंने पूरा फार्मूला चोरी करके मैंने वो चीज बना के पेटेंट रजिस्टर्ड करा दिया, तो मैं ही ओनर हो गया उसका। अब कल को तुम जब उसको बनाओगे मैं उल्टा तुम पे केस कर दूंगा। तो इसीलिए क्या होता है, लोगों को लेकर, नेम को लेकर अगर कोई पॉपुलर हो रहा होता है तो जल्दी से जल्दी वो कोशिश करता है कि वो रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि वो ऑफिशियल ओनर बन जाए उसका। कुछ समझ पा रहे हैं? आप जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया समय पर वही रजिस्टर्ड ओनर हो गया गवर्नमेंट के डाटा में। अब अगर आप बना रहे थे और आप टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो, आपको पेटेंट वगैरह नहीं मिल पाया, तो फिर अगर मैंने बना लिया, मैंने पहले कर लिया, तो मैं ही रेडी कर लूंगा। अब मान लो कोई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि ओरिजिनली सिर्फ उस पॉइंट को आप ही सोच रहे होगे, एक साथ वर्ल्ड में कई जगह वर्क हो रहा होगा। अब जिसके नाम पर वो पेटेंट हो जाएगा, पहले रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर दूसरा नहीं कर पाएगा उस काम को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाइपरलूप का कंसेप्ट है, एक नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हाइपरलूप, वैक्यूम ट्यूब होगी, उसमें व्हीकल मूव करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का 5th मोड है वो। अभी तक आपके पास रेल मोड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेल, एयर, वाटर, रेल, एयर, वाटर, रोड, 4 मोड है आपके पास। हाइपरलूप 5th मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। एलॉन मस्क का ही कंसेप्ट है वो, एलॉन मस्क का ही कंसेप्ट है, पर एलॉन मस्क ने उसको पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट नहीं कराया, उसने कहा कि अगर मैं पेटेंट करा लूंगा और मेरी ही कंपनी इस पर वर्क करेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको रियलिटी में आने में। तो उसने पेटेंट नहीं कराया, उसने ओपन कर दिया कि सबके लिए ओपन है, कोई भी इस पर काम कर सकता है, ताकि जल्दी ही रियलिटी में आ जाए ये। अगर वो पेटेंट करा लेता तब और लोग नहीं कर पाते। और एक बात, जो ये पेटेंट वगैरह कराए जाते हैं, ये आपके सिर्फ आइडिया के ऊपर पेटेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने सोच लिया है कि मैं एड्स की बीमारी है उसका वैक्सीन सोच लिया मैंने दिमाग में, मैं बनाऊंगा ऐसे, और ना मैंने उसका कोई प्रोटोटाइप, ना कोई एग्जाम्पल, ना कुछ हल्का फुल्का वर्क उस पर किया, बस सोच लिया, रात को सपना आया और सोच के बैठ गए। इस पर पेटेंट हो जाएगा क्या? आप ये कह सकते हो कि मैंने एड्स के वैक्सीन को सोचा था, अब ये दूसरा नहीं सोच सकता, मैं किसी के आइडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं क्या? क्या मैं किसी के आइडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं? नहीं, आइडिया के ऊपर पेटेंट नहीं होता है। उस पर कुछ काम हुआ हो, उस आइडिया को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, एक्सप्रेशन की बात है। इंप्लीमेंटेशन किस तरह से कर रहे हो ये बताओ, ठीक है। तो जो आइडिया है, आइडिया के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता, पेटेंट होता है जब उस पर कुछ वर्क हुआ हो, आप उसको डिफाइन कर पाओ, सारी चीजें आप उसके बारे में बता पाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरी तरह से वो बन जाए तभी, पर जब वो डेवलपिंग स्टेज में आ चुका है, कई चीजें आप बता पाओ उसके बारे में, ओवरव्यू बता पाओ, समरी बता पाओ, कंक्लूजन बता पाओ, क्या उसके प्लस माइनस है वो बता पाओ, एक क्लैरिटी आपको आ गई हो, तब पेटेंट करा सकते हो, ठीक है। हाइपरलूप ऑपरेशनल नहीं हो गया है अभी, पर उसकी टेक्नोलॉजी को एलॉन मस्क पेटेंट करा सकता था। वही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, आइडिया के ऊपर पेटेंट नहीं होता, जब उसमें कुछ वर्क हुआ हो तब पेटेंट होता है, कि आप उसको डिफाइन कर पाओ कि क्या होना है, ठीक है। अब इसके लिए इंटरनेशनल, नेशनल दोनों लॉज हैं। इंटरनेशनल भी नियम बने हुए हैं कि दो कंट्रीज के बीच में, मान लो अलग अलग कंट्री की कंपनी है, उनके बीच में इशू चल रहा है,
तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह के इश्यूज हैं, इंटरनेशनल नेशनल दोनों तरह के इश्यूज हैं। इंटरनेशनल वाले में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो। एक तो इसका रोल है और कुछ काम डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट, उसका नाम है ट्रिप्स, वो तो था ही आईपीआर के बारे में। वाइपो एक एजेंसी है, एक डब्ल्यूटीओ है। डब्ल्यूटीओ के अंदर एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स नाम का, डब्ल्यूटीओ के अंदर एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स नाम का, वो तो है ही डब्ल्यूटीओ का पार्ट। और आईपी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अभी कुछ लिखना नहीं है, बस सुनो ध्यान से। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, लॉज भी बने हुए हैं आईपी रिलेटेड। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो, और एक डब्ल्यूटीओ नाम आ गया, वाइपो और डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट भी है ट्रिप्स, वाइपो की भी कई सारी रिलेटेड ट्रीटीज हैं। वाइपो के अंतर्गत भी कई सारी ट्रीटीज हैं, बर्न कन्वेंशन, मैड्रिड कन्वेंशन, कई सारे एग्रीमेंट है, वो पढ़ने हैं हमें। वाइपो रिलेटेड ट्रीटीज, इंटरनेशनल रूल बने हुए हैं। अब इंडिया किसका मेंबर है, किसका नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वाइपो और वाइपो रिलेटेड ट्रीटीज क्या क्या है, डब्ल्यूटीओ कैसे वर्क करता है, डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स का क्या काम है। ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड ही एक एग्रीमेंट है। इंडिया में कौन डील करता है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। शॉर्ट में इसको हम डीपीआईआईटी के नाम से जानते हैं। इसी का नाम पहले डीआईपीपी होता था, इसका नाम पहले होता था डीआईपीपी, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के लिए डीआईपीपी पहले नाम होता था, अभी नाम इसका डीपीआईआईटी हो चुका है, 2019 में नाम चेंज हुआ है। डीआईपीपी होता था अर्लियर नोन एज डीआईपीपी, अभी बदल के डीपीआईआईटी हो चुका है। अर्लियर नोन एज डीआईपीपी, पहले डीआईपीपी होता था, 2019 में नाम चेंज हुआ है। 2019 में renamed as DPIIT, 2019 में नाम बदल के ये हो गया DPIIT। तो जो आप लोगो, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब इंडिया में जो बात करते हैं, नेशनल लेवल पे जो हम बात करते हैं, ये सब देने की जिम्मेदारी किसकी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसका एक डिपार्टमेंट डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी के भी कई सारे पार्ट हैं, कई सारे अलग अलग काम हैं। डीपीआईआईटी में ही एक डिपार्टमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जिसको आप CGPDTM वर्ड यूज कर रहे हो, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ये डिपार्टमेंट है जो आपको डायरेक्टली डील करता है इन चीजों में। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट डीपीआईआईटी, पहले इसका नाम डीआईपीपी हुआ करता था। और इस डिपार्टमेंट का एक पार्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, ये वाला जो ऑफिस है डीपीआईआईटी का, ये जो ऑफिस है ये डील करता है, इसी की वैकेंसी है आपकी, जो आपकी वैकेंसी है वो इसी की है, ठीक है।
तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, आपको समझ आ गया। इंडिया में कौन कौन से नाम आपको सुनने हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, DPIIT, DIPP, कॉमर्स मिनिस्ट्री। हमको इसके दायरे में रहना है, जो हमारा सिलेबस है हमें इसके दायरे में रहकर पढ़ना है कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चन भी यहां से बनेंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी इसी का पार्ट है। DPIIT जो है इसी के अंतर्गत ये भी है, हालांकि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्वालिटी असेसमेंट क्वालिटी असेसमेंट वगैरह करना इनकी जिम्मेदारी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, आता इसी के अंडर है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वो भी DPIIT के अंतर्गत, और ये खुद कॉमर्स मिनिस्ट्री का पार्ट है सारे। DPIIT ये सब कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट कौन सा? DPIIT। DPIIT के कई सारे ऑफिसेज हैं, एक ये है, एक ये है, ये सब पढ़ रहे हो आप, ठीक है। अब आपको एक रूपरेखा समझ आ गई कि किसको किसके अंदर पढ़ना है, किसको हमें किसके अंदर पढ़ना है, थोड़ा सा आपको ये समझ आया। यहाँ क्लास चल रही है, अभी कई लोगों को पता ही नहीं किस में चल रही है, ठीक है। चैट वगैरह पे मैसेज आते हैं ना, कुछ आप ही लोग रिप्लाई कर दिया करो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है सबको रिप्लाई करना। अब बार बार क्या क्वेरी है, लैपटॉप पर कैसे चलेगा, 2 डिवाइस पर देख पाऊंगा कि नहीं? मैक्सिमम लोगों की क्वेरी यही रहती है, और रोज 500 बार यही पूछते हैं क्वेरी। अभी देखेंगे, पहले क्लास देखो, क्लास का रिदम और खराब करते हैं ये। तो ये समझ आ गया हमें किस तरह से पढ़ना है। नेशनल वाले में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका एक डिपार्टमेंट DPIIT। DPIIT का नाम ही पहले DIPP हुआ करता था। DPIIT के ही कुछ ऑफिसेज हैं जिनका नाम कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, और एक मैंने बताया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ये वाला। मिनिस्टर कौन है अभी इसके? प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है इस मंत्रालय के? मिस्टर पीयूष गोयल। इसके करंट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल इसके करंट मिनिस्टर। अब एक पार्ट आता है सर, इंटरनेशनल वाले में जो आपने बताया, एक एजेंसी है वाइपो और एक है WTO। वर्ल्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ध्यान से सुनो, वर्ल्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनी है ये यूनाइटेड नेशंस। जीके में तो बहुत डिटेल में आएगा ये टॉपिक, जीके एंड करंट अफेयर जब पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल में आएगा। ये है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कई फेजेस में बनी थी, इसको बनाने में कई मीटिंग हुई थी। मैं फाइनल मीटिंग लिख देता हूं, 24 अक्टूबर 1945 UN चार्टर मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन। UN चार्टर का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इनके रूल रेगुलेशन जहां लिखे हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 UN चार्टर was officially
officially ratified and United Nations came into effect। तो 24 अक्टूबर 1945 यूएन चार्टर मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली रेटिफाई हो गया था। रेटिफाई मतलब फाइनल अप्रूवल हो गया और यूनाइटेड नेशन प्रभाव में आया। यूनाइटेड नेशन केम इनटू इफेक्ट। दैट्स व्हाई 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूएन डे। 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशन के 50 फाउंडर मेंबर हैं। इसमें फाउंडर मेंबर में इंडिया भी फाउंडर मेंबर है यूएन का। इंडिया भी यूएन का फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया भी फाउंडर मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। और कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जब यह बना था? कॉन्फ्रेंस थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन को बनाने में कई मीटिंग हुई थी। लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, उसमें बना था ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। 24 अक्टूबर 1945 यहां बना था ये यूनाइटेड नेशन। फाइनली यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, यूएन का चार्टर अगर देखोगे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, यहां भी प्रीएम्बल है प्लस 19 चैप्टर्स और इसमें लिखे हैं 111 आर्टिकल्स। 111 आर्टिकल्स लिखे हैं। यूएन के चार्टर में प्रीएम्बल दिया है, 19 चैप्टर्स दिए हैं और 111 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो इंडिया फाउंडर मेंबर है यूएन का और यूएन के चार्टर में प्रीएम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल इनमें भी है और 19 चैप्टर लिखे हैं जिसमें 111 आर्टिकल्स दे रखे हैं इसमें यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कुछ हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि ट्रिप्स वगैरह आपको समझ आए। WTO ट्रिप्स है क्या ये? यहां तक क्लियर है? अभी तक जितना बताया है सब लोगों को ठीक से समझ आया है? स्पीड कहीं तेज तो नहीं है? स्पीड तो फास्ट नहीं है। ये चाहे नोट करना हो तो कर लो। जीके में हालांकि यूएन पूरा पढ़ना भी है आपको। यहां से लिखवाया है यूएन वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से फाइनली बना। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे बोलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही इसके बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका था और 24 अक्टूबर यूएन डे, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ है। लिखा रहा हूं नीतीश, रुको अभी। अभी टोटल 51 कंट्रीज के टोटल इसके 193 कंट्री मेंबर हैं इस समय। टोटल इस समय 193 कंट्री मेंबर हैं। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट। तो प्रेजेंटली टोटल मेंबर्स ऑफ यूएन, प्रेजेंटली टोटल ऑफ यूएन इस समय है 193। लास्ट मेंबर जुड़ा था साउथ सूडान, साउथ सूडान। और फाउंडर मेंबर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो अटेंड किए थे 50 लोग थे, पर एक कंट्री पोलैंड मेंबर ही माना गया। जो बड़े पावरफुल कंट्री थे उस समय, उनका दोस्त था वो पोलैंड। 51 फाउंडर मेंबर। अगर आप कहोगे यूएन के बनने में कितने फाउंडर मेंबर, 50 तो ऑफिशियली गए थे, चार्टर को साइन किए थे। एक था जो नहीं गया था, तो भी फाउंडर मेंबर माना जाता है।
क्योंकि जो P5 कंट्री थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे उनका दोस्त था वो, कि दोस्त नहीं गया है तो भी मेंबर माना जाएगा, हमारा दोस्त है वो। तो 50 तो गए थे ऑफिशियली साइन किए, और एक था पोलैंड। 50+1, ये 1 है पोलैंड। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में नहीं गया तो भी फाउंडर मेंबर है ये मैं बताना चाह रहा। 50 तो गए थे ऑफिशियली साइन किए थे, प्लस पोलैंड, 51 कंट्री फाउंडर मेंबर। टोटल मेंबर है 193। इंडिया भी फाउंडर मेंबर है। इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट नहीं था, आजाद नहीं था, तो भी इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। रोहित कह रहे हैं इंसुलिन कल आप पढ़ा रहे थे पीडीएफ में सेकंड चैप्टर जहां खत्म हुआ है वहां पर दिया हुआ है। सेकंड चैप्टर जहां खत्म है वहां दे रखा है। और पढ़ाते समय टीचर जब भी बैच पढ़ाएगा 2-4 नए पॉइंट दिमाग में आते हैं तो साथ साथ लिखाते हैं। अगर आप प्रिंट आउट लेके बैठे हो रोहित और 95% चीजें उसमें लिखी हैं, 5% आप ऐड नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और आज ही तो पढ़ना शुरू नहीं किए हो, आपको पीडीएफ मिल जाए अगर और 95% चीजें उसमें लिखी लिखाई मिल जाएं, कोई नया पॉइंट टीचर अगर ऐड कर रहा है, वो हर बैच में होगा, 2-4 पॉइंट ऐड होंगे, तो आप क्या 2-4 पॉइंट भी उसमें ऐड नहीं कर सकते? साथ में कोई व्हाइट पेपर रख लो या उसी नोट्स में ऐड कर लो। मतलब ये बताने की बात है कि नोट्स कैसे बनाए जाएं, और तुम इंजीनियरिंग कर चुके हो। भाई चाहे तो पूरा लिख के बनाओ, मैं हर चीज लिखवाता हूँ लाइफ साइंस में, चाहो तो मेरे साथ साथ पूरा लिखा करो। दूसरा तरीका है प्रिंट आउट लेके जो डिफरेंस है वो ऐड कर लो। दोनों तरीके हो सकते हैं, मेरी तरफ से दोनों ऑप्शन ओपन है। मैं हर चीज लिखा के पढ़ाता हूँ, आप लिखो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मौका भी दे रहा हूँ लिखने का। नोट्स अवेलेबल कर दिए हैं, चाहे उसका प्रिंट आउट लेके उसी में ऐड कर लो, दोनों ऑप्शन है। इसमें तो बना के पीडीएफ भी दे दे रहा हूँ पूरी। तो फाउंडर हो गया, क्लियर बात। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन 193 कंट्री मेंबर। 1944 में यूएन जब बनना था, यूएन बनने की जो प्रोसेस थी, उसी दौरान एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कहां पर है? यूएस में। ब्रेटन वुड है यूएस में। तो 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जहां पर आइडिया आया कि 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। एक बनेगी आईएमएफ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इतने कंट्री बर्बाद हो गए, इतनी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, गरीबी बढ़ गई, शिक्षा खत्म हो गई, तो वर्ल्ड को वापस ट्रैक पर लाना होगा। तो यूनाइटेड नेशन जो बनेगी उसमें हमारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी होने चाहिए। 1944 जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है, यूएन के बनने की इस प्रक्रिया में ही, प्रोसेस में ही एक कॉन्फ्रेंस का नाम। जैसा कि मैंने बताया, यूएन एक मीटिंग में नहीं बना है, कई मीटिंग हुई है यूएन की कई मीटिंग हुई हैं। तो यूएन की मीटिंग्स में ही एक मीटिंग 1944 में ब्रेटन वुड यूएस में हुई, जिसमें आइडिया आया फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी बने। तो वर्ल्ड में इकोनॉमी बर्बाद हो गई, कंट्री गरीब हो गए, शिक्षा, गरीबी, भुखमरी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, ये सब हुआ है। तो सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। तो आइडिया आया, एक बनाएंगे आईएमएफ, एक बनेगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक बनेगा आईटीओ, एक हम बनाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक हम बनाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों तो बन गए, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये बन नहीं पाया। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए यूएन में शुरू में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई। तो 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, आईएमएफ, आईबीआरडी, आईटीओ, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन बनने थे, वो दोनों तो बने, ये नहीं बन पाया। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए यूएन में शुरू में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं स्टैब्लिश हो पाई। डब्ल्यूटीओ बहुत बाद में जाके बना है, ठीक।
रोहित आपने पूछा, मैंने बताया, तो पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है, क्लास के साथ कुछ एडिशनल पॉइंट हैं उसमें जोड़ लो, इसमें क्या दिक्कत है, सिंपल है। आरोहण पर तो इतनी सुविधा ऑलरेडी दी जा रही है, बने बनाए नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास भी चल रही है, मैं खुद जो जहाँ जहाँ टॉपिक नए उसे पीडीएफ बना के ऐड भी कर दे रहा हूँ आपको। अब आईपीआर का टॉपिक है, आज क्लास शुरू हुई है, एक पीडीएफ मैंने कल ही दे दिया है, आज उसको अपडेट भी कर रहा हूँ, और 3 पीडीएफ में आपको ये आईपीआर पूरा खत्म हो जाएगा। और टीचर के एंड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप बताओ भाई? कोचिंग तो पहले भी किए होगे, तो आप बताओ, सपोर्ट अगर ऐसे ही मिलता रहा है तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में अब ये दोनों बने तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे ब्रेटन वुड के जुड़वा। ये 2 बने थे तो इन्हें कहते हैं नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस। इनको कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। और ये आईबीआरडी जब बना था तो यही वर्ल्ड बैंक था, बाद में इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन जोड़ दी गई थी आईडीए नाम की। जब बना था तो आईबीआरडी ही वर्ल्ड बैंक था, आगे जाके इसमें आईडीए नाम की एक संस्था जोड़ दी गई थी। तो आज के समय में अगर आपसे कोई पूछे वर्ल्ड बैंक का क्या काम, तो वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पॉवर्टी के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए पैसा देता है, हर चीज के लिए नहीं, सिलेक्टेड चीजों के लिए फंडिंग करता है। जीके करंट अफेयर में पूरा डिटेल में इसके बारे में आएगा, इनको फंडिंग कहाँ से आती है, ये फंडिंग किसको करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, वो सब बात वहां आएगी। यहाँ बस मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ वाइपो और डब्ल्यूटीओ जो मैंने वर्ड लिखा है उसके बारे में, कि उनका क्या कनेक्शन है। तो आईबीआरडी जब बना था तो आईबीआरडी ही वर्ल्ड बैंक था, आगे जाकर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी आईडीए। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले वर्ल्ड बैंक कौन है और 4 ऑप्शन दे दे, आईबीआरडी, आईएमएफ, आईटीओ, आईडीए, आईबीआरडी टिक कर देना अगर ओनली 1 चॉइस है तो। यूपीएससी कभी पूछेगा तो एग्जैक्ट आंसर वर्ल्ड बैंक का मतलब है ये दोनों मिलाकर। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर बात कर लोगे तो और भी ऑर्गेनाइजेशन इनके अलावा, ओनली वर्ल्ड बैंक की बात हो तो आईबीआरडी प्लस आईडीए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात हो तो उसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, ठीक है, जैसे मीगा है, आईसीएसआईडी है, आईएफसी है, ग्रुप के अंदर और भी आ जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये 2। आईडीए का इसमें क्या मतलब है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये पुअर कंट्रीज को लोन देता है सबसे लंबे टाइम के लिए, सबसे कम इंटरेस्ट पर। पुअर कंट्रीज को सबसे लंबे टाइम के लिए सबसे कम इंटरेस्ट पर लोन देता है, तो इसे कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड, नोन एज सॉफ्ट लोन या क्रेडिट विंडो ऑफ द वर्ल्ड। सॉफ्ट लोन और क्रेडिट विंडो ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है आईडीए। सबसे लंबे समय का लोन सबसे कम इंटरेस्ट पर पुअर कंट्रीज को पे करता है, पुअर कंट्रीज को देता है लोन, तो आईडीए को कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड। आईबीआरडी और आईडीए मिलाकर वर्ल्ड बैंक, और आईडीए सबसे लंबे समय का लोन सबसे कम इंटरेस्ट पर पुअर कंट्रीज को देता है, तो इसको सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन की जब बात करें तो आप कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुनते हो? यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनाइडो, अंकटाड, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कितने सारे नाम देख रहे हो। यूएन के अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, पूरा यूनाइटेड नेशन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में बटा हुआ है। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑर्गन है इसका यूएन जनरल असेंबली। पूरी यूनाइटेड नेशन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में डिवाइडेड है। यूनाइटेड नेशन के नाम पर ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन मिलेंगे, 6 मुख्य अंग मिलेंगे। जैसे इंडिया के नाम पर ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया के नाम पे आपको 28 स्टेट और 8 यूटी मिलेंगे।
उनको मिला दोगे तो बन जाएगा इंडिया। ऐसे ही 6 प्रिंसिपल ऑर्गन को मिला दोगे तो बनेगा यूएन। एक है यूएन जनरल असेंबली, एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद बोलते हो जहां पर वीटो पावर का कंसेप्ट आता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये। तीसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोसोक, यूएन इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका नाम है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ है द सेक्रेटेरिएट। सिक्स्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यूनाइटेड नेशन में ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। इन 5 के हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क में, इन 5 के हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क, और लास्ट वाले का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, हेडक्वार्टर द हेग, ये पड़ता है नीदरलैंड। नीदरलैंड। तो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, और 6th है आईसीजे। आईसीजे क्या है? यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है। ये कंट्रीज के जो इशू होते हैं, मान लो इंडिया पाकिस्तान का इशू है, आर्मेनिया, अजरबैजान, अब कंट्रीज के जो इशू हैं वो यहाँ पर चैलेंज होते हैं। ये है यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट, यूनाइटेड नेशन का कोर्ट है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नीदरलैंड वही कंट्री है जिसका पुराना नाम था हॉलैंड, इसका ओल्ड नेम है हॉलैंड। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट का जो हेड होता है उसे कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। पूरे यूएन में सबसे बड़ी पोस्ट होती है ये। तो ये कुछ पॉइंट इसमें नोट करो बस। तो यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है? यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, आईसीजे, इन सबके काम हम जीके जब पढ़ेंगे, जीके करंट अफेयर, वहां पर डिटेल में सब पे बात होगी। किसके कितने मेंबर है, कहाँ से चुने जाते हैं, सारा डिस्कशन वहां पर होगा। बस हमारा जो आईपी से रिलेटेड पार्ट है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो आईसीजे यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है। सेक्रेटेरिएट का जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। सेक्रेटेरिएट का हेड होता है सेक्रेटरी जनरल। पूरे यूएन में सबसे बड़ी पोस्ट है ये, हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल है यूनाइटेड नेशन का। अभी इस पद पर कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। अभी इस पोस्ट पर हैं एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के रहने वाले? पुर्तगाल के। अब मैंने, अगर आपने पीडीएफ देखी हो या मैं आपको बताऊं, एक हमने जिक्र किया वाइपो का। इन 6 ऑर्गेनाइजेशन में वाइपो तो आया नहीं, यूनिसेफ भी नहीं आया, यूनेस्को भी नहीं आया, यूनाइडो भी नहीं आया, अंकटाड भी नहीं आया, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक भी नहीं आए। तो यूएन में तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें तो कहीं नाम नहीं दिख रहा आपको। ये यूनाइटेड नेशन में तो और भी नाम सुनते हो, यूनेस्को, यूनिसेफ, अंकटाड, यूनाइडो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होता है यूनाइडो। तो इतनी सारी संस्थाएं हैं, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, कहीं नाम ही नहीं दिख रहे। और आप सर कह रहे हो कि यूएन में बस ये 6 ऑर्गन होते हैं। वो जो नाम आप पढ़ते हो वो इकोसोक के अंडर आते हैं, इकोसोक के अंडर काम करते हैं और उन्हें कहते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। वो है यूएन के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो वाइपो, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो आप पढ़ रहे हो वो इकोसोक का पार्ट है। पूरे यूएन को मेंबर कंट्री जो है वही फंडिंग कर रहे हैं, जो इसके मेंबर है यूएन में। और जितनी फंडिंग यूएन को आती है 65 से 70% फंडिंग अकेला इकोसोक को जाता है। यूएन में जितनी फंडिंग आती है उसका 65 से 70% इकोसोक को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इकोसोक के अंडर काम करते हैं बहुत सारे
स्पेशलाइज्ड ऑर्गन काम करते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं जो आपको नहीं दिख रही यहाँ पर, वो इकोसोक का पार्ट है। तो अब आपसे स्पेसिफिकली पूछे क्या वाइपो यूएन का हिस्सा है? यस। और यूएन में भी किसका पार्ट है? इकोसोक का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। यूएन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और इकोसोक के अंतर्गत आता है। ये मैं आपको समझाने के लिए इतनी कहानी बताया। वाइपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो डील कर रही है संस्था, जेनेवा उसका हेडक्वार्टर है, वो यूएन का पार्ट है, यस, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। उसमें भी किसके अंतर्गत आता है? इकोसोक के अंतर्गत आता है। अभी क्लियर है? कहीं पर भी कोई गैप ना छूटे, स्टार्टिंग से लेकर पूरी चीज पढ़ते चलो, कहीं से पूछे आप आंसर इजीली कर पाएंगे, प्लस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। या तो प्री में पूछ बैठेगा, नहीं तो मेंस में पूछ बैठेगा, नहीं तो इंटरव्यू में पूछ बैठेगा। इंटरव्यू भी तो है, उसको भी ध्यान रख के चलना है। और वो कह रहा है कि प्री मेंस की नॉलेज जो है उसके हिसाब से इंटरव्यू भी होगा, लिख रखा है उस नोटिफिकेशन में। मतलब आईपी वगैरह के बारे में इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आएंगे, तैयार रहिए उसके लिए। और प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो इंटरव्यू में आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इंटरव्यू की तैयारी तो हम कराएंगे ही, उसमें बताएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो वाइपो वगैरह जो है, वाइपो का जिक्र जो आया, वाइपो है वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन अंडर इकोसोक। मतलब पेरेंट एजेंसी कौन सी है? इकोसोक। वाइपो की जो पेरेंट एजेंसी है इकोसोक, और ये खुद किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ये कंक्लूजन निकला। तो वाइपो वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन अंडर इकोसोक। वाइपो कब स्टैब्लिश हुआ है? ये बना है 1967। कहाँ हेडक्वार्टर है वाइपो का? जिनेवा। हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं है, एक सिटी है वहां, लेक जिनेवा है, उसके पास सिटी भी जिनेवा है। कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की? कैपिटल बताओ। इसकी कैपिटल है बर्न। आईपी में एक बर्न कन्वेंशन भी नाम आएगा आगे। वाइपो की जो ट्रीटीज हैं उसमें एक नाम भी देखोगे, बर्न कन्वेंशन, मैड्रिड कन्वेंशन। मैड्रिड स्पेन में है। तो वाइपो वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन इकोसोक के अंतर्गत आता है। 1967 में बना, जेनेवा हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक सिटी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सॉरी, वर्ल्ड में मैक्सिमम हेडक्वार्टर जेनेवा में है। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, लोग जाएंगे मीटिंग में। और कैपिटल इसकी बर्न है, स्विट्जरलैंड की। अब थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि वाइपो कोई इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ रहे हो आप, यूनाइटेड नेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन एक होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हेल्थ वाली एजेंसी भी काम कर रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले भी काम कर रहे हैं, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूनाइडो भी काम कर रहा है, कल्चर वगैरह की यूनेस्को भी काम कर रही है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए यूनिसेफ भी काम कर रहा है। तो यूएन एक होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। कैसे वर्ल्ड पीस मेंटेन हो इसके लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल यूएन में सबसे बड़ी रैंक है, हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल ऑफ यूनाइटेड नेशन। हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल ऑफ यूनाइटेड नेशन। करेंटली कौन है? प्रेजेंटली कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के रहने वाले? पोर्चुगल के। करंट अफेयर में एक और क्वेश्चन आने वाला है, हो सकता है आप भी के एग्जाम में आ जाए। एक क्वेश्चन पूछने वाला है कि वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है इस समय? वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक का हेड अजय बग्गा। अजय बग्गा वर्ल्ड बैंक के हेड बने हैं और डेविड मालपास को रिप्लेस किया है। डेविड मालपास के बाद बने हैं वो। तो पूरे यूएन का सबसे बड़ा रैंक होता है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इस समय, जो पोर्चुगल के रहने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? अजय बग्गा।
तो जब भी चीज़ों को पढ़ो इंटीग्रेट करके पढ़ो, मिक्स करके पढ़ो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर हो। हाईएस्ट रैंक यूएन यूनाइटेड, पूरे यूएन में सबसे बड़ा पद एंटोनियो गुटेरेस हैं इस समय सेक्रेटरी जनरल पोर्चुगल के। वर्ल्ड बैंक की बात मैं कह रहा था, वर्ल्ड बैंक के करंट चेयरपर्सन प्रेजेंट चेयरपर्सन अजय बग्गा। किसको रिप्लेस किया है? सक्सीडेड, सक्सीडेड मतलब रिप्लेस किया, डेविड मालपास को रिप्लेस किया है, डेविड मालपास को, डेविड मालपास इनको रिप्लेस किया है। तो ये तो स्टेटस क्लियर हो गया वाइपो का, है ना। वाइपो की क्या स्टेटस है, किससे जुड़ा हुआ है, ये तो वाइपो की बात हो गई। दूसरा WTO हमने वर्ड लिखा था, वहां पर एक हमने वर्ड लिखा था WTO के बारे में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, WTO यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, नहीं है, क्या स्टेटस है? WTO का यूएन से क्या स्टेटस है? कोऑर्डिनेशन वगैरह में, इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर में, साथ में काम करना अलग बात है, पर WTO उसका ऑर्गन नहीं है। देखो एक और हल्का सा पॉइंट WTO देख लो, फिर हम आईपी टॉपिक पर आए। WTO अब हुआ क्या, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बननी थी 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं पाया, तो फिर मीटिंग्स वगैरह कराई गई, और क्योंकि अब कोई ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं वर्ल्ड ट्रेड को डील करने के लिए, तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गए। जैसे एक एग्रीमेंट आया गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, और ये प्रभाव में आ गया। WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1948 से ये प्रभाव में आ गया। तो गेट एग्रीमेंट, अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, तो कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया, और गुड्स के लिए था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये इफेक्ट में आया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1948 से प्रभाव में आया। गेट एग्रीमेंट था गुड्स के ट्रेड से रिलेटेड टू गुड्स ट्रेड आप दो चीजों में कर सकते हो, गुड्स में और सर्विस में। गुड्स क्या है, जो विजिबल है, कुर्सी, मेज, सब्जी भाजी, ये सब, तो जो विजिबल है वो गुड्स हैं। सर्विसेज में भी ट्रेड होता है, जैसे आप इंश्योरेंस करा रहे हो, कोई चीज खरीदी बेची जा रही है पर विजिबल नहीं है ना। कोई सर्विस आप ले रहे हो, सर्विस में भी ट्रेड होता है। तो ट्रेड तो गुड्स में भी होता है, ट्रेड सर्विस में भी होता है। तो 1947 में एक एग्रीमेंट गेट गुड्स रिलेटेड आया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो इफेक्ट में 1 जनवरी 1948 से प्रभाव में आया, 1 जनवरी 1948 से प्रभाव में आया। इसके बाद सर्विसेज का ट्रेड करना है, तो 90s के आसपास एक और एग्रीमेंट साइन हुआ, उसका नाम था गेट्स, सर्विसेज के लिए, कि रूल रेगुलेशन एग्रीमेंट बनाओ सर्विसेज से रिलेटेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, एक ये एग्रीमेंट बनाओ सर्विसेज रिलेटेड। गुड्स रिलेटेड गेट एग्रीमेंट चल रहा था, सर्विसेज रिलेटेड गेट्स एग्रीमेंट आ गया, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, उसके लिए भी एक एग्रीमेंट बनाओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आ गया ट्रिप्स, एक और एग्रीमेंट। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन होती तो आपको अलग अलग एग्रीमेंट नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं पाया था, तो अलग अलग एग्रीमेंट बनाने पड़े। गुड्स के लिए गेट एग्रीमेंट पहले ही आ गया, 90s के आसपास गेट्स एग्रीमेंट आया, 95 में इफेक्ट में आया था ट्रिप्स एग्रीमेंट, तो 1989-90 के आसपास, फिर 1995 में ये सब एग्रीमेंट आए। ट्रिप्स है,
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर रिलेटेड इशू है ट्रिप्स। तो ये अलग अलग एग्रीमेंट बनाने पड़े क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उस समय थी नहीं, और डिस्कशन जारी था कि हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। डिस्कशन चल रहा था, मीटिंग वगैरह लगातार कराई जा रही थी। तो एक एग्रीमेंट था गेट गुड्स के लिए, एक एग्रीमेंट बना गेट सर्विसेज के लिए, एक बना ट्रिप्स आईपीआर के लिए। डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट बनाए गए, और पैरेलली डिस्कशन जारी था कि हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। 1986 का डिस्कशन हुआ था उरुग्वे में, उरुग्वे साउथ अमेरिका में। यहीं पर आइडिया आ गया टू स्टैब्लिश WTO, यहीं पर आइडिया आया टू स्टैब्लिश WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद और भी मीटिंग होती गई। 1994 में मीटिंग हुई मर्राकेश मोरक्को, मर्राकेश मोरक्को। इस मीटिंग में मर्राकेश एग्रीमेंट साइन हुआ और WTO बन गया। मर्राकेश एग्रीमेंट में कहीं कहीं CH लिखते हैं, कहीं कहीं SH लिखते हैं, स्पेलिंग कहीं कहीं CH मिलेगा, कहीं कहीं SH मिलेगा। तो मर्राकेश एग्रीमेंट वाज साइंड, ये साइन हो गया और WTO स्टैब्लिश हो गया, WTO स्टैब्लिश हो गया। और WTO इफेक्ट में आया, कामकाज शुरू किया 1 जनवरी 1995। तो जो एग्रीमेंट अलग अलग चल रहे थे अब उनकी जरूरत नहीं, वो WTO का पार्ट हो गए। जब ऑर्गेनाइजेशन बन गई प्रॉपर, तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई कि वो बनाया जाए, पर किन्हीं कारणों से वो बन नहीं पाया। 94 में जाकर फिर बना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड रिलेटेड, कि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को प्रमोट किया जाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां कंट्रीज ट्रेड रिलेटेड नेगोशिएशन कर पाए, अगर ट्रेड के बारे में कोई डिस्प्यूट है तो वहां वो रिजॉल्व हो पाए, ज्यादा से ज्यादा कंट्री जुड़े, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा मिले, कंट्री अपनी दुश्मनी को अलग रखे और व्यापार को बढ़ाए, जिससे वर्ल्ड ट्रेड प्रमोट हो। और जो जो हर्डल्स आ रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने में, उनको रिजॉल्व कैसे करें, डिस्प्यूट कैसे खत्म करें। आए दिन इशू आता रहता है कि कोई कहीं पर डंपिंग कर रहा है, डंपिंग वंपिंग सब जीके में बताऊंगा मैं, जीके के अंदर पूरा टॉपिक 1 घंटे का टॉपिक है ये, यहाँ मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। तो मर्राकेश एग्रीमेंट मोरक्को साइन हुआ, WTO बना, और WTO 1 जनवरी 95 से प्रभाव में आ गया। WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, हेडक्वार्टर जिनेवा, WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। वन 164 कंट्री अभी तक इसके मेंबर हो चुके हैं। इंडिया मेंबर है या नहीं? इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। इसका हेड होता है डायरेक्टर जनरल। फर्स्ट टाइम कोई वुमेन बनी है, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आने वाला है ये। नगोजी ओकोंजो इवियाला अमेरिकन नाइजीरियन पर्सन है, अमेरिकन नाइजीरियन। नगोजी ओकोंजो इवियाला फर्स्ट वुमेन हेड हैं WTO में, और कहाँ की हैं? अमेरिकन नाइजीरियन। कि बैकग्राउंड इनिशियली नाइजीरिया से था, बाद में US आ गए, US की नागरिकता मिल गई। तो WTO 1 जनवरी 95 से प्रभाव में आया, जेनेवा हेडक्वार्टर है, 164 कंट्री मेंबर हैं, इंडिया भी मेंबर है। डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो इवियाला, ये फर्स्ट वुमेन है जो WTO में हेड बनी है, और अमेरिकन नाइजीरियन पर्सन है, अमेरिकन नाइजीरियन पर्सन है। जो नंबर वाला डाटा होता है ना कि मेंबर इतने हैं, तो करंट जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो मैं अपडेट सारा करा ही दूंगा, पर 4-6 महीने में एक बार ये नंबर वाला डाटा जरूर ऐड कर लिया करो। पता लगा पिछले हफ्ते कोई जुड़ गया हो नया, क्योंकि फैक्चुअल डाटा है, ये फैक्चुअल डाटा है, कोई पिछले वीक ऐड हो जाए, कल ऐड हो जाए। हालांकि अभी तक का अपडेटेड पूरा लिखवा रहा हूं मैं, अभी तक का पूरा अपडेशन मैं इसमें लिखवा रहा हूं।
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि WTO जो बना, ट्रिप्स एग्रीमेंट का इसमें जिक्र आया, क्या WTO यूनाइटेड नेशन का पार्ट है? नो। क्या ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ यूएन है? क्या ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ यूएन है? नो। WTO यूएन का पार्ट भी नहीं है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ यूएन भी नहीं है, पर कोऑपरेशन के लिए जरूरत पड़े तो हेल्प करेगा। इंफॉर्मेशन को शेयर करनी हो, कोऑपरेशन करने की बात हो, कोऑपरेशन के लिए मिलकर काम करता है। पर ध्यान रखें, WTO यूएन का ऑर्गन नहीं है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी नहीं है। तो वाइपो और WTO दो ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आया और एक वर्ड का जिक्र आया था ट्रिप्स, 3 वर्ड का जिक्र आया। अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई, क्या है वाइपो, क्या है WTO, क्या है ट्रिप्स। ठीक है, एक ओवरव्यू, अब एक खाका दिमाग में बन पाएगा कि किसको किसके अंदर पढ़ना है। बोर तो नहीं हो गए? कुछ समझ आ रहा है? या स्पीड तेज तो नहीं चल रही है कि मैं पढ़ाई चला जा रहा हूं फ्लो में, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? स्पीड तेज तो नहीं है, या बोरियत तो नहीं हो गई इतनी देर में? अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात पर वापस आते हैं। तो ये हमने शुरू किया था, स्टार्टिंग हमने यहां पर की थी। देखो, वाइपो समझ आ गया क्या चीज है, WTO समझ आ गया क्या चीज है, ट्रिप्स वर्ड समझ आया। अभी आपको तीनों वर्ड समझ आ गए, क्या है वाइपो, क्या है WTO, क्या है ट्रिप्स। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वाइपो और ट्रिप, ये WTO, जहां पर इन सब चीजों के बारे में चर्चा होती है कि कंट्रीज के बीच में कोई इशू आ रहा है तो विद इन द कंट्री अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी नेशनल एजेंसीज हैं। इंटरनेशनल कोई मुद्दा है, कोई अलग देश की कंपनी है, कोई कंट्रीज के बीच का इशू आ रहा है, तो ये सब रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। और विद इन द कंट्री हमारे देश का कोई मुद्दा है तो हमारी एजेंसी खुद है। ठीक है, अगला पॉइंट। तो जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस किस तरह की चीजें हो सकती हैं? जहां आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, मेडिसिन, वैक्सीन, इस तरह की चीजें बना रहे हो, तो मेडिसिन है, वैक्सीन है, हाइपरलूप जैसा कंसेप्ट है, जहां पर कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए आप ये सब कवर होते हैं पेटेंट के अंदर। ये सब आता है पेटेंट के अंदर। अभी रुको, मैं सब लिख रखा है मैंने, अभी सुनो बस ध्यान से। साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट जो है उसके लिए आप करा लेते हैं पेटेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये पेटेंट में कवर होते हैं सब। अगर आपका कोई ब्रांड है, कोका कोला, सोनी, नाइक, एडिडास, रीबॉक, कोई ब्रांड है आपका, कोई लोगो वगैरह है, ब्रांड या लोगो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका ट्रेडमार्क में आता है। ब्रांड या लोगो रजिस्ट्रेशन आपका ट्रेडमार्क में कवर होता है, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। पेटेंट भी है, ट्रेडमार्क भी है। इनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, एप्लीकेशन फाइल होगी वही कंट्रोलर जनरल वाला डिपार्टमेंट जो है, उसके बाद वो भेजा जाएगा एग्जामिनर को, जिस पोस्ट का रिक्रूटमेंट है, एग्जामिनर उसको रिव्यू करेगा। अब अलग अलग एरिया के वो आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रहे हैं, कोई मेडिकल से रिलेटेड है, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो एक ही पर्सन तो हर चीज नहीं जानता। इसीलिए देखो, जो रिक्रूटमेंट भी की है वो अलग अलग स्ट्रीम से लिया है। बायोटेक्नोलॉजी वाला भी है, माइक्रोबायोलॉजी वाला भी है, इंजीनियर भी है, मैकेनिकल वाला भी है, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ऐप वैप जो बनेंगे उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या वो भी है। तो कहने का मतलब है अलग अलग फील्ड के लोग जो एग्जामिनर वाली पोस्ट के लिए लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि जो एप्लीकेशन आएंगे वो इंजीनियरिंग वाले भी होंगे, मेडिकल वाले भी होंगे, इतने बड़ा एरिया है, तो हर फील्ड के एक्सपर्ट हमारे पास होने चाहिए, जिससे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हों और सही तरह से रिव्यू कर पाए। ठीक है, किसी और को तो वो पेटेंट नहीं मिल चुका पहले, कोई और किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड तो नहीं हो, तो एक लंबा प्रोसेस लगता है। जैसे मान लो आरोहन का लोगो है, आरोहन का लोगो मैंने रजिस्टर्ड कराया, तो उसमें 5-6 महीने लंबा एक प्रोसेस लगा, एप्लीकेशन फाइल हो गई। अब ड्रॉबैक क्या है, इसकी फीस लगती है, कोई लॉयर इन्वॉल्व होगा, लॉयर इन्वॉल्व होगा तो सरकारी फीस भी है और लॉयर भी कुछ पैसे लेगा, प्लस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ड्रॉबैक पूछ ले तो आप ये बता सकते हो। टाइम क्यों लगता है? पहले वो पूरा रिव्यू करेंगे, फिर चेक करेंगे किसी और के नाम पे रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, फिर गैजेट में वो जानकारी देंगे कि ये एप्लीकेशन आई है, अगर किसी का इस नाम पर है तो ऑब्जेक्शन अपना भेजे।
कोई ऑब्जेक्शन भेजे अपना, साइट वगैरह पे भी सब अपडेट आ जाते हैं। तो किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताए, ऑब्जेक्शन भी किसी का नहीं आया तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। एग्जामिनर भेज देगा वापस डिपार्टमेंट को रिव्यू करके, डिपार्टमेंट अप्रूवल दे देगा, पर इसमें समय लग रहा है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिलते हैं ये इंडेफिनिट टाइम के नहीं होते, इनका एक लिमिट होता है इनका एक टाइम लिमिट होता है, ये इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं होते। तो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन है। अब आपने कार बनाई जिसके दरवाजे ऊपर की तरफ खुलेंगे, या आपकी कार का डिजाइन बड़ा यूनिक है, जैसे ट्रेडमार्क के अंदर आप देखो ऑडी कार है, ऑडी कार के 4 छल्ले देख के आपको पता लग जाता है उसका ब्रांड है, ट्रेडमार्क सिंबल है वो। एप्पल का सिंबल लोगो जो है वो ट्रेडमार्क है। इंडस्ट्रियल डिजाइन में आपने कोई अलग तरह की डिजाइन की है, BMW की कारें दूर से देख के आपको पता चल जाता है उसका एक यूनिक डिजाइन है। मर्सिडीज आपको एक अलग से अंदाजा लग जाता है। एज इट इज अगर कोई कॉपी करेगा कोर्ट में केस चला जाएगा। एग्जाम्पल मैं थार और रेंगलर का बोल रहा हूँ, जीप जो गाड़ी है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है वो भी आपने बड़ी मेहनत करके तैयार किया, कोई ग्राफिक्स आपने तैयार किया, एज इट इज कोई कॉपी कर ले, चोरी कर ले, तो ये सब ये इंडस्ट्रियल डिजाइन ये भी प्रोटेक्टेड है, आईपी के अंदर आता है। उसके अलावा आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कोई आपका यूनिक फार्मूला, ये सब ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। अगर कंप्यूटर को पता लग गया, ट्रेड सीक्रेट वो जान गया, तो जो चीज आपने कई साल में तैयार की है वो चोरी कर लेगा। ये आपके व्यापार के सीक्रेट्स है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन, पुराना आपका सब डिटेल जो है। और कंपनी पूरी कोशिश करती है कि बहुत ट्रस्टवर्दी लोग ही कंपनी के अंदर इसको जाने, ये सबके लिए ओपन नहीं है। उसके अलावा आप देखोगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे आगरा का पंछी पेठा है ना, आगरा का पेठा, या आप सुनोगे डिंडीगुल ताले, इरोड हल्दी, कांधीमल हल्दी। तो अपनी अपनी जगहों की ये यूनिक चीजें हैं, फेमस चीजें हैं, ये उन जगहों पर फेमस हैं। कांधीमल हल्दी उड़ीसा फेमस, अल्फांसो आम रत्नागिरी का फेमस। तो ये यूनिक प्रोडक्ट हैं अपनी अपनी जगह के। अब आपको जो यूनिक प्रोडक्ट हैं अपनी अपनी जगह के, कोई दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन करके अल्फांसो मैंगो बता रहा है कि दिल्ली का अल्फांसो मैंगो, तो बकवास बात है, दिल्ली में अल्फांसो होता ही नहीं है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले में कवर होती हैं वो चीजें जो अपने यूनिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन या टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग दिए जा चुके हैं। जीआई टैग के लिए एक टैगलाइन भी है, इसके लिए टैगलाइन भी है, ट्राई कलर का लोगो है इसका। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसके लिए डीपीआईआईटी जो है डिपार्टमेंट है, रिलीज्ड ट्राई कलर लोगो विद टैगलाइन। कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, कुछ की लिस्ट में आपको बता दूंगा अभी तक कितनों को जीआई मिला है। इसके लिए टैगलाइन दिया था, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए डीपीआईआईटी जो है उसने एक ट्राई कलर का लोगो जारी किया था जिसका टैगलाइन, पंचलाइन था, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये भारत के अलग अलग हिस्सों की बड़ी यूनिक चीजें हैं और इसके लिए भी आईपी में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आईपी में रजिस्ट्रेशन कर रखा है। टैगलाइन दी गई है, अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं। इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया का क्या मतलब है? अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं, अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं, ये इसका नाम है। क्लियर है? अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं। तो एक तो आपके हो गए ये 3, 2, 5 हो गए, इसके अलावा और भी हैं। तो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ट्रेड सीक्रेट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। डीपीआईआईटी ने टैगलाइन दी, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य वस्तुएं। इसका मैं लोगो अभी दिखा रहा हूं आपको कैसा दिखता है, इमेज से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसके अलावा जो आर्टिस्टिक वर्क वगैरह होता है, कोई बुक लिखे हो, कोई मूवी बनाए हो, कोई सॉन्ग है,
ये सब आपका आता है, फोटोग्राफी है, ये आपका कॉपीराइट में आता है। कॉपीराइट में इसका प्रोसेस आसान होता है, औरों के कंपैरिजन में इसका प्रोसेस सिंपल है। इतना लंबा प्रोसेस कॉपीराइट वाले में नहीं है जो यहाँ ऊपर फॉलो हो रहा है। और कॉपीराइट एक्ट वगैरह में ये चीज भी प्रोटेक्टेड है। जैसे बुक है तो बुक के लिए लाइफ प्लस 60 ईयर रॉयल्टी मिलती है। आपके पास कॉपीराइट है, आपने कोई बुक लिखी और आपने पब्लिश किसी पब्लिशर से करा दी, उसकी जो रॉयल्टी आपको मिलेगी आपकी लाइफ पूरी प्लस उसके 60 ईयर बाद तक, आपके पूरे जीवन आपको रॉयल्टी मिलेगी उस बुक की, और 60 ईयर और। अब एक बात सुनो, मैंने कोई वैक्सीन का फार्मूला बनाया और उसका पेटेंट करा के मैंने रख लिया। एक कंपनी आई रेनवैक्सी, उन्होंने कहा ये राइट आप हमें दे दो, ये राइट आप हमें दे दो कि पेटेंट आपके पास है, आपने लाइसेंस हमें दे दिया कि हम इस पे मैन्युफैक्चरिंग करें और उसका एक शेयर, मान लो 5% शेयर आपको मिलेगा। या मैंने किसी कार का एक डिजाइन प्रिपेयर किया और रजिस्ट्रेशन करा के रख लिया, किसी कंपनी से बातचीत हुई, कंपनी को बड़ा पसंद आया, ये डिजाइन तो बड़ा अच्छा है, तो कंपनी ने कहा सर आप हमको लाइसेंस दे दो, आप हमको अप्रूवल दे दो और 5% आपको मिलता रहेगा। मैं अपना आराम से जाके छुट्टी में बीच के किनारे बैठा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ और 5% जितनी सेल हो रही है मुझे मिलता जा रहा है। तो मनी मेकिंग का भी एक तरीका है। आपने अपनी जो बुद्धि लगा के चीज बनाई थी, कई सारे लोग तो काम ही यही करते हैं, रिसर्च कर करके पेटेंट करा करा के रख लेते हैं और पेटेंट को लीज आउट करके, पेटेंट को लीज करके मतलब अप्रूवल दे के कंपनी को, कंपनी उस पर काम करती जाएगी और बैठे बैठाए फिक्स शेयर आपको मिलता जाएगा। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है मनी मेकिंग का। अब आपका पेटेंट कोई चोरी कर ले तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना भाई, आ रहा है कुछ समझ? तो मनी जनरेट करने का भी एक तरीका है पेटेंट। अब मैं बैठा हूं, मेरे को साइंस की टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, मैंने पेटेंट करा के रख लिया, किसी कंपनी को बेच दिया, बेच दिया मतलब लीज आउट कर दिया, लाइसेंस दे दिया, वो अपना बनाते रहे, मुझे उतना शेयर मिलता रहे। हाँ, मेरी इंफॉर्मेशन के बिना वो किसी और को आगे नहीं बेच पाएंगे, मेरे अप्रूवल के बिना वो किसी और को लीज आउट आगे नहीं कर पाएंगे, मेरी नॉलेज में होना चाहिए। तो कॉपीराइट जो है ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह होते हैं, चिप बनती है जो सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह जो बनती हैं, सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और एक प्लांट वैरायटीज वाला है, डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रो कराना, सीड्स बनाना, फार्मर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, तो अलग अलग तरह की प्लांट वैरायटी आप ग्रो कर रहे हो, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। कि मलिहाबाद में, लखनऊ के पास एक पर्सन ने एक ऐसा प्लांट वैरायटी डेवलप की जिसमें एक प्लांट में 5 तरह के मैंगो लग रहे हैं, एक अलग टाइप का डेवलपमेंट कर दिया। तो वो उसने उतनी मेहनत करके बनाया है, कोई नई वैरायटी डेवलप की है, कोई बड़ा यूनिक सा बनाया है, तो कोई और उसको कॉपी ना कर ले उसके मेथड को, तो उसके लिए प्लांट वैरायटीज, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, प्लांट वैरायटीज, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इतने हो गए, कितने हो गए? 8 हो गए ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मैंने बताया पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट और प्लांट वैरायटीज, टोटल 8 हो गए ये। अब इनके बारे में हमारे नेशनल लॉज क्या कहते हैं और इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या कहती हैं, यही हमारा आगे का टॉपिक है। इनके बारे में हमारे नेशनल लॉज क्या कहते हैं, कैसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, क्या इनका प्रोसेस है, और इनके जो एक्ट बने हुए हैं कब कब बने हैं और कब कब उनमें अमेंडमेंट हुए हैं। ये जो हमारे सब पेटेंट एक्ट 1970 का बना, फिर 99 में कुछ चेंज हुआ, फिर 2005 में उसमें कुछ चेंज हुआ, तो हर एक एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। कब ये एक्ट हमारे लिए, हमारे यहाँ बने, कब टाइम टाइम पर अमेंडमेंट किए गए, अमेंडमेंट के साथ क्या सुधार किए गए, क्या सुधार किए गए, यही आपका कोर एरिया है आईपी का। फिर इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी इनके बारे में क्या कहती है, बर्न कन्वेंशन क्या कहता है, उसके अलावा आपका मैड्रिड कन्वेंशन क्या कहता है, वाइपो के जो लॉज बने हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, इंडिया उनमें से किस किस का पार्ट है इंटरनेशनल में,
इंटरनेशनल में इंडिया किस किस ट्रीटी से जुड़ा हुआ है, किस किस को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आगे का डिस्कशन है। अब ये पूरा एक ओवरव्यू आपको टॉपिक का समझ आ गया, ठीक। अब मान लो एप्पल बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका की, और उसको इंडिया में बेंगलोर में बैठी कोई कंपनी कॉपी कर ले पूरे कंसेप्ट को, उनको समझ आ गया भाई कैसे कॉपी करना है, तो एप्पल कंपनी की मार्केट और एप्पल का फोन 5000 में सेल करना शुरू कर दे यहां। तो आप मुझे बताओ, अगर एप्पल जैसी कंपनी की मार्केट खत्म होगी, क्या वो अमेरिका की इकोनॉमी को भी दिक्कत कर देगा? दो तीन बड़े ब्रांड, नाइक, एप्पल, ठीक है, अब इस तरह के बड़े ब्रांड अगर आप उनका प्रोडक्ट कॉपी कर लो और एज इट इज यहाँ बनाना शुरू कर दो, 5000 में सेल कर दो, तो क्या वहां की इकोनॉमी, कंट्री तक की इकोनॉमी हिल जाएगी अगर ऐसा हो जाए? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतने बड़े इशू भी होते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी से सीधे जुड़े हुए हैं। ये मामले इतने बड़े भी हो सकते हैं कि किसी कंट्री की इकोनॉमी से सीधे जुड़ते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाए, चोरी उस पर ना हो पाए, क्योंकि ये देश की इकोनॉमी को भी एक बड़ा नुकसान, बड़ा डैमेज कर सकता है, इसलिए और चिंता का विषय है। अवेयरनेस होना और जरूरी है। पॉइंट समझ आ गया? जो आप पॉइंट लिख रहे हैं अंकुश, वही सब हमें आगे डिस्कस करना है। अभी मैंने एक्ट नहीं पढ़ाना शुरू किए हैं, आप आगे आगे मत भागिए। अभी अभी मैं एक्ट के अंदर जाके नहीं बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है मैंने, किसका मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल रेन वगैरह तो आपका एनवायरमेंट में पढ़ा भी रखा है मैंने, और किसके नाम पर होंगे, कितने समय के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वो सब एक्ट के अंदर मुझे पढ़ाना है अभी आपको। आगे आगे भाग कर इसको खिचड़ी मत बनाओ, नहीं तो समझ नहीं आएगा फिर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने अपने क्रिएटिव माइंड से, अपनी नॉलेज के साथ जो चीजें रेडी की हैं, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स का क्या मतलब है, आईपी राइट्स का क्या मतलब है? आपका अपना अधिकार आपकी बनाई हुई चीज पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जो आपने अपने बौद्धिक स्तर से तैयार की हैं और आपका उस पर अधिकार हो, आपका एक्सक्लूसिव राइट हो उसके ऊपर, ये राइट कहे जाएंगे। एक वर्ड हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक वर्ड हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपने अपने दिमाग से बनाया, कोई कार का डिजाइन, कोई फार्मूला मेडिसिन का, कोई प्रोसेस आपने डेवलप किया है जो यूनिक है, तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और उस पर आपका अधिकार जो आपको मिले लीगली, लीगली आपका अधिकार उस पर एस्टेब्लिश हो जाए। अब हम आईपीआर की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब वन बाय वन देखते चलें जो मैंने समझाया। तो दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, सर प्रॉपर लिखा हुआ, ये देखो एक एक करके मैं इसको हाईलाइट भी करता चलता हूं। कल वाली जो पीडीएफ दी है वो टॉपिक तो है ही, कुछ टॉपिक मैंने और इसमें ऐड किए हैं, मैं अपडेटेड वाला अभी शेयर करा दूंगा आपको। अपडेटेड वाला भी अभी क्लास के बाद मिल जाएगा सबको। तो ये प्री मेंस वगैरह का वेटेज सब लिख रखा है, किस एग्जाम के लिए क्या है। अब देखो, हमने डिफाइन किया, सबसे पहले हमने बात की आज की क्लास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? अगर डेफिनेशन आ जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी वर्क, लिटरेरी तो कॉपीराइट में आ जाता है, आर्टिस्टिक वर्क कॉपीराइट में आता है। कोई डिजाइन बना रहे हो, कोई ग्राफिक्स बना रहे हो, कोई लोगो है, कोई यूनिक सा नेम आपने रखा है। अब आरोहन एजुकेशन मेरी कंपनी है तो सेम आरोहन कोई रख दे रहा है। इमेजेस मैंने कोई स्पेशल टाइप की यूज की हैं, कोई कलर स्पेशली मेरे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार तो लोग फॉन्ट का भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मालूम है आपको, ग्राफिक्स पे जो लोग काम करते हैं, डिजाइनर जो होते हैं वो अपने फॉन्ट वगैरह को भी रजिस्टर करा लेते हैं। तो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड। जैसे इन्वेंशन, इन्वेंशन पे पेटेंट होता है, इन्वेंशन वगैरह पे पेटेंट मिलता है। लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क आपका कॉपीराइट में कवर होते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन, सिंबल, ये आपका ट्रेडमार्क, सिंबल नेम या इमेज, सिंबल नेम इमेज आपके ट्रेडमार्क में कवर हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड इन लॉ
by, for example, patent, copyright, trademark, which enable people to earn recognition. ये आपको नेम फेम भी दिलाते हैं कि आपके द्वारा बनाई हुई चीज है, और आपको मॉनेटरीली बेनिफिट, पैसे का भी फायदा कराते हैं। तो फ्रॉम व्हाट दे इन्वेंट और क्रिएट, आपने जो बनाया, अब कोई पेंटिंग आपने बनाई और पेंटिंग एज इट इज किसी ने कॉपी कर दी, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा, लाखों करोड़ों में पेंटिंग बिक जाती हैं, तो वो सब भी आपका कॉपीराइट में कवर हो जाता है, पेंटिंग वेंटिंग। बाय स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इनोवेटर and wider public interest, IP system aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने अपने माइंड से जो चीज तैयार की है वो आपको मॉनेटरीली बेनिफिट भी दे रहा है, क्योंकि आपका एफर्ट लगा है उसके ऊपर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पर्पस ये है कि इनोवेटर जिसने उसको बनाया है उसका इंटरेस्ट भी अच्छा हो और पब्लिक इंटरेस्ट में भी बेहतर हो, इनोवेटर के इंटरेस्ट में भी हो और पब्लिक इंटरेस्ट में भी हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश जिसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। क्योंकि अगर आसानी से आपका काम चोरी हो जाएगा तो किसी को इनोवेशन करने में मोटिवेशन ही नहीं आएगा। और अगर अच्छे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बने होंगे, आपको पता है कि आपने जो बनाया है वो प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, प्रॉपर लॉ बने हुए हैं, तो आप करना चाहेंगे, इनोवेशन वगैरह में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। यही बात लिखी है। तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन फ्लरिश हो, लोग इनकरेज हों ऐसा करने के लिए, बढ़ावा मिले इस बात को। ठीक है, जो मैंने बोला एज इट इज लिखा हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ सेट ऑफ इनटेंजिबल एसेट, जो मैंने वर्ड यूज किया था कि फिजिकली ये चीजें दिख नहीं रही हैं, तो आपके माइंड से क्रिएट हुई हैं, फिजिकली नजर नहीं आ रही हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब लिखा है वो एसेट्स जो फिजिकल नेचर के नहीं हैं, ऑलरेडी बता दिया है पीछे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ सेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट और एसेट्स दैट आर नॉट फिजिकल इन नेचर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ओन्ड and legally protected by a person or a company from outside use or implementation without consent। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसने बनाया है, कोई पर्सन या कंपनी के नाम पर जो है, वही उसको यूज करेंगे, वही लीगली उसका इस्तेमाल करेंगे। और लॉ जो है वो इस बात को रोकते हैं कि बाहरी व्यक्ति हमारी परमिशन के बिना ये चीज यूज नहीं कर सकता। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड और लीगली प्रोटेक्टेड है, जिसने उसको क्रिएट किया है उसके पास। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड और लीगली प्रोटेक्टेड है, जो क्रिएटर है उसका अधिकार है। तो बाहरी कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल या हमारी परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता। लॉ इस बात को इंश्योर करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ आ गया, फायदे नुकसान समझ आ गए, ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, आपका मॉनेटरी बेनिफिट, ये सब इसके बेनिफिट है। नुकसान क्या है? टाइम लगता है, पैसा लगता है, लॉयर की हेल्प चाहिए आपको, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एप्लीकेशन फाइल करोगे, फिर स्क्रूटनी करेंगे, एक लंबा प्रोसेस लगता है, फिर चेक करेंगे किसी और के नाम पर रजिस्ट्रेशन ना हो, फिर पब्लिक के सामने पब्लिक अपना ऑब्जेक्शन भेजेगा, किसी को ऑब्जेक्शन है अगर उसके ऊपर, तो एक लेंथी प्रोसेस है और पैसा भी लगता है, दोनों चीजें हैं। और कहीं कहीं चीजों में लोग लूप होल ढूंढ लेते हैं, कितना मर्जी आप लॉ बना लो पर कुछ ना कुछ लूप होल लोग निकाल लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अब क्योंकि स्क्रूटनी करने वाला भी तो ह्यूमन है ना, वो 100% हर डायमेंशन को सही सोच पाए, कई बार स्केप भी हो जाता है, कई बार मतलब किसी ने गड़बड़ किया है उसको भी मिल जा रहा है। कहने का मतलब ये कि जितना मर्जी रूल रेगुलेशन बना लो, उसको इवेल्युएट करने वाला ह्यूमन ही है। अब मैंने मान लो कोका कोला के ब्रांड को कॉपी करके कोई लोगो बनाया, और जो इवेल्युएट करने वाला है उसकी समझ में वो पकड़ में नहीं आया, पर मैंने डिजाइन करते समय रेफरेंस वहीं से लिया था, तो मेरे दिमाग को एज इट इज इवेल्युएट करने वाला रीड कैसे कर पाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी वो तुरंत पकड़ लेगा, पर मैंने किसी और जगह पे जाके डिजाइन को कॉपी, जैसे थार और रेंगलर का इशू, तो सामने वाला व्यक्ति एकदम सामने से सही इवेल्युएट कर पाए, ये भी तो बात है। तो जो व्यक्ति एग्जामिनर है उसकी समझ कितनी है, वो कितना दिमाग लगा पा रहा है, कितना पकड़ पा रहा है सामने वाले को। कई बार स्केप मिल जाते हैं, कई बार लूप होल भी मिल जाते हैं, कई बार लूप होल मिल जाते हैं। ORG कोड है GUDWZ,
लैपटॉप वगैरह पे चलाने के लिए जो ORG कोड मांगता है, नोट कर लो, GUDWZ, लैपटॉप पे भी चल जाती है क्लास, GUDWZ। अब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी तो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया, अब हम कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या मतलब है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो लीगली पर्सन को राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, आपका अपना अधिकार, राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर योर ओन क्रिएशन। They usually give the creator an exclusive right over the use of your own creation for a certain period of time, indefinite time के लिए नहीं होता। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, जो आपको ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, मतलब आपको ऑफिशियल अधिकार आपको देते हैं कि आपने जो चीज क्रिएट की है एक्सक्लूसिवली आप ही का उस पर राइट है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जितने समय के लिए आपको दिया गया है अधिकार। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो ऑफिशियल राइट आपको दिए गए हैं, आपने जो चीज क्रिएट की है उसके ऊपर आप ही को राइट दिए गए हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक एक्सक्लूसिवली आप ही का अधिकार है, आप ही उस काम को कर सकते हैं या किसी को अलाउ कर सकते हैं काम करने के लिए, आपकी परमिशन के बिना कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। कि जैसे मान लो 5 ईयर के लिए आपको पेटेंट मिला है, आप किसी कंपनी को लीज आउट कर दिए, तुम इस दवा को बनाओ, मेरा 5% मुझे देते जाओ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपकी क्रिएशन पर आपका राइट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लीगल राइट प्रोहिबिट ऑल अदर्स। लीगल राइट बाकी सभी लोगों को रोकते हैं। इस लाइन का मतलब सुनो, ये लीगल राइट है जो रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं बाकी अदर्स को, कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस वगैरह के लिए बिना आपकी कंसेंट के, बिना आपकी परमिशन के इस्तेमाल ना कर पाए। तो पहले वाले पैरा को दूसरे वर्ड में भी डिफाइन किया है कि लीगल राइट्स हैं IPR, लीगल राइट्स हैं जो रोकते हैं ऑल अदर्स, बाकी दूसरे लोगों को, कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का किसी कमर्शियल पर्पस के लिए बिना आपकी परमिशन के वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैंने आरोहण की मैगजीन निकाली, लोग ग्रुप में मैं देख रहा हूं सर्कुलेट कर रहे हैं बिना मेरी परमिशन के, कॉपीराइट का मामला बनता है तरीके से देखें, वो कॉपीराइट में बनेगा ना भाई, मेरी चीज मेरी परमिशन के बिना कोई कैसे डाल सकता है। पर मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है तो बच्चों तो शेयर किया जाए, कोई इशू नहीं। ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाएगा तो लीगल मामला बन जाएगा। यही पॉइंट है। कोई किताब मैंने लिखी और मेरी किताब की फोटोकॉपी करा के सर्कुलेट कर रहे हैं और मेरे को नॉलेज ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं है, मैं कंसेंट दे दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब मैं खुद ऑब्जेक्शन ना करूं तो अलग। पर अगर हम उसको लीगली चले जाएं तो लीगली वाले में एक तरफा आप जीत जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आरोहण का लोगो मैंने बताया, या मैगजीन या कोई बुक उठा लो, जैसे ऑक्सफोर्ड कंपनी का एक केस कर दिया था ऑक्सफोर्ड कंपनी ने फोटोकॉपी वाले के ऊपर, कि वो ऑक्सफोर्ड की बुक को जीरोक्स करके बेच रहा था बिना उनकी परमिशन के। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द लीगल राइट प्रोहिबिट ऑल अदर्स। और कोर्ट में इतना हैवी वो क्लेम करते हैं, इतना हैवी लॉस बताते हैं कि जी इन्होंने हमारा कंटेंट कॉपी कर लिया है, हमें 2 करोड़ का नुकसान हो गया। अब बेचारा सामने फोटोकॉपी वाला है, उसकी हालत खराब हो जाएगी कि इसके पायरेसी करने की वजह से जितनी कॉपी बटी हैं हमें लगभग 2 करोड़ का लॉस हो गया, और उस पर इंटरेस्ट लगा के अगर पेनल्टी जोड़ दी जाएगी तो हालत खराब हो जाएगी। हालांकि इंडिया में लोग बहुत ध्यान देते नहीं इन चीजों पर, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, लोग ध्यान भी नहीं देते, पर लॉ इंडिया में भी अब धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं इसको लेकर। ठीक है, हाल फिलहाल में ही कई मामले आए हैं कोचिंग वालों के या फोटोकॉपी वालों के, या जो बुक शॉप है किसी एक किताब को दूसरे को कॉपी कर लिया। इसमें भी नियम बने हुए हैं कि बुक को मैच करते हैं कि एक पेज पे कितना पर, जैसे ये पूरा पेज है, क्या ये पूरा पूरा उस बुक से मैच कर रहा है या कुछ परसेंट मिल रहा है या पूरी बुक का कितना पार्ट मिल रहा है, इस तरह से देखते हैं, इवैल्यूएट ऐसे किया जाता है। थोड़ा भी चेंज कर दोगे तो कॉपीराइट अप्लाई नहीं होता है। चलो कॉपीराइट पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा मैं, वो हालांकि मतलब का नहीं है, तुम्हारे इंटरव्यू में पूछ बैठे तो पूछ बैठे, पर कितने परसेंट कॉपीराइट लगता है नहीं लगता, क्योंकि तुम जब डाटा कॉपी करोगे तो तुम्हें पता तो रहे कि चेंज कितना करना है, इसलिए मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। अब ये वाली PDF मैंने बनाई, अब तुम इसको एज इट इज शेयर करोगे, आरोहण के लोगो इस पर लगा दूं मैं,
तो तुम्हें पता तो रहे कि कितना चेंज करके सर्कुलेट करना है, कल को सर कहीं कॉपीराइट की बात ना कर दें। तो कैसे कॉपीराइट नहीं लगेगा ये भी पता होना चाहिए। So in other words, we can say that legal right prohibit all others from using the intellectual property for commercial purpose without the prior consent of the IP right holders. IP rights के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, मैंने जो अभी 8 नाम लिखे थे, IP rights के अंदर आ जाते हैं ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, GI, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, कॉपीराइट, उसके अलावा प्लांट वैरायटीज, ये सब आपका इसमें आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। और आईपीआर जैसे जैसे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इकोनॉमी का होता जा रहा है, स्टार्टअप बन रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, क्या क्या बन रहा है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो आईपीआर इज इन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, इनको भी लगातार स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और किया भी जा रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगातार डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी रैपिडली बढ़ रही है हर एरिया में, तो आईपी का कंसर्न भी बढ़ता चला जा रहा है और डे बाय डे और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, इसलिए लोगों को अवेयर करने की भी जरूरत है। The requirement of scientific and technological process, new items are being added to the scope of IPR. तो नई नई चीजें जैसे बन रही हैं तो आईपीआर का दायरा और बढ़ रहा है। अब जैसे बायो पेटेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स होते हैं, या प्लांट डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहां डेवलपमेंट देखी जा रही है। द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स मोबिलिटी इज वेल एस्टेब्लिश, और ये हर लेवल पर रिफ्लेक्ट करता है, स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको समझ आ गया आईपी क्या है, आईपीआर क्या है, कौन कौन से उसके दायरे में आते हैं, कुछ इंटरनेशनल नाम, कुछ नेशनल नाम। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया है ताकि रीड करते ही पूरी कहानी समझ आए। कल वाली पीडीएफ में नहीं था, फिर मैंने इसको और ऐड कर दिया कि अपने से रीड करो, थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़े। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मोटे मोटे तौर पर दो तरह से बांटा है और सबको इसी में कवर कर दिया है। एक कॉपीराइट के नाम से बांट दिया और एक को इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कह दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का स्कोप इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कॉपीराइट इसका अलग प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का अलग प्रोसेस होता है। तो जितने नाम आपने देखे, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई, कॉपीराइट, ब्रॉडली इन सबको हमने दो पार्ट में, दो कैटेगरी में बना दिया। कॉपीराइट का प्रोसेस अलग तरीके का है, इजीली मिल जाता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का प्रोसेस अलग तरीके का है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आपके पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब इसमें आ जाते हैं इंडस्ट्रियल वाले में। पेटेंट जो होता है, गिव इट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बेसिकली इन्वेंशन रिलेटेड इस पर अप्लाई होता है। कोई इन्वेंशन अपने आप में ही क्रिएशन होती है, प्रोसेस का भी पेटेंट करा सकते हो आप। कोई यूनिक प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को बनाने में, उसका भी पेटेंट आप करा सकते हो। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप करा सकते हैं। कॉपीराइट अगर जब बात करें तो कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट डज नॉट गिव यू द एक्सक्लूसिव राइट टू एन आइडिया। आइडिया के ऊपर कॉपीराइट नहीं मिल रहा है, आइडिया के ऊपर तो पेटेंट भी नहीं मिलता है, उस पर कुछ काम किया गया हो तो, बट इट प्रोटेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, आइडिया का एक्सप्रेशन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम पेटेंट। तो हमने कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी दोनों का नेचर अलग तरीके का है। कोई बुक लिखना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई पोएम लिखना, कोई मूवी बनाना, वो जिस नेचर का वर्क है वो टेक्नोलॉजी या हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी या कोई कार का डिजाइन, उससे अलग नेचर का काम है। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कॉपीराइट वाला इशू हो गया, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, पेंटिंग डिजाइन, सॉरी पेंटिंग, म्यूजिक, मूवी, ये सब कॉपीराइट में चला गया। बाकी हमने आईपी इसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कवर कर लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया ब्रॉडली, एक कॉपीराइट वाला मुद्दा और एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाला मुद्दा। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर ही आपके ये सब कवर हो जाते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे।
कॉपीराइट को अलग रखा गया है। तो दो तरह से ब्रॉडली इसको डिवाइड कर दिया। तो वही ये कह रहा है, ये वाला पॉइंट, कॉपीराइट कवर मेनी फील्ड, कह रहा है ना, देखो कॉपीराइट कवर मेनी फील्ड, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो भी कॉपीराइट है, कोई बुक लिख रहे हो, कोई म्यूजिक है, कोई ऑडियो विजुअल वर्क है, ये सब आपके कॉपीराइट में कवर होते हैं। इसकी रॉयल्टी आपको जो मिलती है लाइफ प्लस 60 ईयर। आपने कोई किताब लिखी है, पब्लिशर ने छापी है, जितनी कॉपी बिकेगी उसके ऑथर को पूरी लाइफ, और 60 ईयर उसकी लाइफ के बाद, उतने समय तक रॉयल्टी के लिए वो इंटाइटल्ड है। आपकी बुक का कॉपीराइट है आपका, तो जिसने पब्लिश किया है, पब्लिशर आपको रॉयल्टी जितनी कॉपी बिकेगी आपकी लाइफ तक और 60 ईयर और आपको रॉयल्टी वो पे करेगा। तो अनलाइक पेटेंट लॉ, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन कॉपीराइट लॉ। वही बोल रहा है कि पेटेंट वगैरह के लिए जितना लेंथी प्रोसेस फॉलो होता है, कॉपीराइट के लिए उतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, उतना ज्यादा रिजिड नहीं है। यही बोल रहा है कि जैसे पेटेंट लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बहुत सारे फॉलो होते हैं, कॉपीराइट में इतने नहीं होते, कॉपीराइट में इतने नहीं होते। पेटेंट वगैरह के लिए बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, इसके लिए इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है। कॉपीराइट फिर भी आपको इजीली मिल जाता है। नोट, it is clear that the management of IP and IPR is multidisciplinary task। जो मैंने आपको बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं। इनोवेशन में ही कितने प्रकार के इनोवेशन है, कोई बायोलॉजी का है, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई इंजीनियरिंग का है। तो बहुत अलग अलग डिसिप्लिन के लोग हमें चाहिए, उन लॉज को समझने वाले, उन कंसेप्ट को समझने वाले मल्टी डिसिप्लिनरी लोग हमें चाहिए जो इनको जानते हों। So it is clear that the management of IP and IPR is a multidisciplinary task and calls for many different function and strategy that need to be aligned with national law and international treaty and practice. It is no longer fully driven from the national point of view। क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक इंटरनेशनल मुद्दा भी है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसीलिए सिलेबस में लिख रखा है वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज। आपको नेशनल लॉज का तो पता ही होना चाहिए, पर आप कोई ऐसा पेटेंट भी किसी को ना दे दें कि इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए। तो यहाँ पर रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर का। तो ये जरूरी है कि आईपी और आईपीआर का जो मैनेजमेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क है, अलग अलग एरिया के लोग चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल लॉ को समझते भी हों, ट्रीटीज को भी समझते हों, कि किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी आगे क्रिएट ना हो जाए या गलत पेटेंट वगैरह ना दे दिए जाए। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईपीआर डीम्ड डिफरेंट ट्रीटमेंट, अलग अलग आईपीआर के लिए अलग अलग तरह का आपको मैनेजमेंट करना होगा। हैंडलिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, लोगों का, एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट अलग अलग तरीके का होगा। कहीं पर मेडिसिन के लोग चाहिए, कहीं इंजीनियरिंग वाले चाहिए, कहीं साइंस वाले चाहिए, कहीं मार्केटिंग, कहीं इकोनॉमिक्स, अलग अलग तरीके के लोग चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो सोशल, इकोनॉमी, टेक्निकल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। ये कई एरिया को प्रभावित करता है। ये जो चीजें हैं कई एरिया को प्रभावित करती हैं। मान लो आपने किसी गलत वैक्सीन को पेटेंट दे दिया, तो उसका सामाजिक एक प्रॉब्लम भी होगा, बीमारी करने लगेगा, साइड इफेक्ट करने लगेगा, पॉलिटिकल इशू हो जाएगा देश में, इकोनॉमिक नुकसान होगा वो अलग। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कई डायमेंशन हो सकते हैं, सोशल इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं, टेक्निकल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर का काम बहुत बढ़ जाता है, वो सारी चीजों को ध्यान रखकर उस पर उसको अप्रूवल दे। तो पूरा माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में टाइम तो लगेगा, इसीलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस और पैसा भी लगता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस और पैसा भी लगता है। तो मैंने इसको और थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लिख दिया है ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए थोड़ी सी, क्योंकि इंटरव्यू को भी ध्यान में रख के मैंने इसको बनाया पीडीएफ को। तो कुछ टॉपिक मैंने कल से भी ऐड कर दिया है इसमें। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे फिर देखेंगे। अपडेटेड वाली पीडीएफ मैं अभी डलवा दूंगा, चेक कर लेना। यहां तक का कुछ समझ आया है? टॉपिक टफ तो नहीं लग रहा किसी को? कुछ टफ तो नहीं लग रहा है? सब कुछ समझ आया? भाई टॉपिक की पहली क्लास शुरू हुई है, अब जितने भी वर्ड आ रहे हैं कुछ भी आपको अनसुना तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नई बात है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, या मेरी क्लास से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से आपको मिल पा रही है चीज? क्लास को लेकर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टॉपिक किस तरह से कराया जाएगा, क्या उस तरह से समझ आ रहा है सब कुछ? ठीक है, चलो क्लास यहीं तक रखते हैं। कल फिर अब हम इसके आगे कहानी देखेंगे। पहले हम ये वाइपो और इंटरनेशनल के बारे में चीजें देख लें, फिर नेशनल देख लें। कल हम फिर इसके आगे प्रोसीड करेंगे। इवनिंग आपकी 6:30 क्लास है लाइफ साइंस।
कल भी हुई थी, लाइव एक्सेस आप लोगों को क्लास का मिल गया है। एप्टीट्यूड 8:30 पे चल रहा है, वो भी क्लास ओपन कर दी है। लाइफ साइंस भी ओपन कर दिया है, एप्टीट्यूड भी लाइव में, लाइफ साइंस 6:30 पे चल रहा है, 8:30 एप्टीट्यूड चल रहा है। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई कंसर्न है किसी का, कोई अपनी बात को कुछ कहना चाह रहा हो तो बताए। कोई किसी का पॉइंट है, कोई डाउट है, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बताए। कोई डाउट किसी के दिमाग में? पीडीएफ को पढ़ने में भी जहां डाउट आए वहां नोट कर लिया करो, और क्लास जैसे ही खत्म हो जाए लास्ट में अपने डाउट सब पूछ लो। ठीक है क्लास, थैंक यू। अब मेरे पढ़ाने के बाद आज के आज यहाँ तक का तुम रीड कर लेना। जितना मैंने पढ़ाया आज की क्लास एक बार 1.5 टाइम स्पीड में लगा के कहानी की तरह सुन लेना। आज का काम आज ही खत्म हो जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक, जितना पढ़ रहे हो सॉलिड पढ़ते हुए चलो। अब ये मत सोचो कि लास्ट में रिवीजन करूंगा। फिर जितना पढ़ा रहा हूँ क्लास के बाद एक बार 1.5 टाइम स्पीड लगा के कहानी की तरह सुन लो। फिर आपको रिवीजन में बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे, पूरा पूरा फिर टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन का। पीडीएफ आप प्रिंट करा सकते हो, मैं भी सब जगह शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।